प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, प्रवक्ता हिंदी, आज नया अध्याय लेकर के यहाँ उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी अंतराल भाग 1 हिंदी गद्य में संकलित सुप्रसिद्ध कथा शिल्पी विष्णु प्रभाकर, जिनका जीवन काल 1912 से 2009 तक रहा, हम उनकी सुप्रसिद्ध रचना के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले जो इनका महत्वपूर्ण पक्ष है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कालजयी जीवनी अवारा मसीहा के रचयिता सुप्रसिद्ध मसीहजीवी साहित्यकार विष्णु प्रभाकर कहते थे कि एक साहित्यकार को केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे क्या लिखना है, बल्कि इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या नहीं लिखना है। वे कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार व लघु कथाकार के रूप में लब्ध प्रतिष्ठ हैं, लेकिन अवारा मसीहा के कृतिकार के रूप में उनकी ख्याति सभी सीमाओं को पार कर गई है। उन्होंने लेखन को नए आयाम प्रदान किए। उनकी अवारा मसीहा सर्वाधिक चर्चित रचना है, जिसके लिए उन्हें पाल्बो नेरूदा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे अनेक देशी विदेशी पुरस्कार मिले। उन्हें उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध नाटक सत्ता के आर पार के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया तथा हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सलाका सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का गांधी पुरस्कार तथा राजभाषा विभाग बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अवारा मसीहा तो उनके नाम का, उनके लेखन का पर्याय बन गया है। आज हम उनके जीवनी पर उपन्यास अवारा मसीहा के प्रमुख अंश दिशाहारा का सारांश यहाँ प्रस्तुत करेंगे, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि 11वीं कक्षा में जो अवारा मसीहा है उसका दिशाहारा के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। तो हम बात करते हैं शरतचंद्र चटर्जी या सुप्रसिद्ध लेखक बंगला भाषा के शरतचंद्र चटर्जी, जिनके ऊपर ये अवारा मसीहा जीवनी के रूप में विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। शरतचंद्र चटर्जी का जन्म 15 सितंबर 1876 में हुआ और उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1938 में हुई। विद्वानों की अवधारणा को मान लिया जाए तो अवारा मसीहा ने साहित्यिक रूप में शरतचंद्र को पुनर्जीवन दिया था, तो विष्णु प्रभाकर को एक बड़े साहित्यकार का कद भी। आखिर वह क्या आकर्षण था जिसके बस में विष्णु प्रभाकर ने अपने जीवन के 14 साल एक साहित्यकार की जीवनी लिखने में लगा दिए। सन 1959 में इन्होंने अवारा मसीहा लिखने की यात्रा आरंभ की और सन 1973 में पूर्ण किया। 14 वर्ष लगे अवारा मसीहा को लिखने में। जो इस कहानी या ये जो जीवनी है, इसके सारांश के बारे में हम बात करें तो अवारा मसीहा जीवनी पर रचना बांग्ला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार शरतचंद्र के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है। इसका 3 पर्वों में विभाजन किया है। पहला पर्व दिशाहारा, दूसरा दिशा की खोज
और तीसरा दिशांत। हम यहाँ पर दिशाहारा की बात करेंगे। सतचंद्र के दादा बैकुंठनाथ बंगाल के चौबी परगना में महमूदपुर गांव के रहने वाले थे। जमींदार के कहने पर झूठी गवाही नहीं देने के कारण जमींदार द्वारा उनकी हत्या करवा दी गई। उनकी पत्नी अपने बेटे मोतीलाल को लेकर रातों रात देवानंदपुर गांव में आ गई। कुछ समय पश्चात मोतीलाल की शादी केदारनाथ मिश्र की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हो गई। मोतीलाल ने भागलपुर में अपने ससुर केदारनाथ के यहाँ रहकर ही मैट्रिक की और आगे पढ़ने के लिए अपने चाचा ससुर अघोरनाथ के साथ पटना आ गए। मोतीलाल कॉलेज में अधिक समय तक पढ़ नहीं पाए और देवानंदपुर लौटकर नौकरी करने लगे। मामा के द्वारा दी जमीन पर उन्होंने घर बनाया और वहीं रहकर अपनी गृहस्थी संभालने लगे। मोतीलाल शायद कहते थे, मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो, मैं संसार को देखना चाहता हूँ जिसका यह संसार प्रतिबिंब है। जहाँ मोतीलाल की माँ साहसी थी तो उनकी पत्नी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदार वृत्ति की महिला थी। 15 सितंबर 1876 को देवानंदपुर में मोतीलाल और भुवन मोहिनी के यहाँ सतचंद्र का जन्म हुआ। भुवन मोहिनी ने जब तक अपने मायके भागलपुर में रही तब तक वह सबकी चहेती रही। भुवन मोहिनी कर्मठ, सुशील, स्नेहशील महिला थी। शरत के पिता मोतीलाल घर जवाई थे और संवेदनशील होने के कारण घुटन महसूस करते थे। वे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और हमेशा उनका साथ देते। मोतीलाल को गांगुली परिवार में अनुशासन का व्यवहार अनुचित लगता था। लेखक ने शरत के दादा बैकुंठनाथ को एक स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। जमींदार के कहने पर भी उन्होंने झूठी गवाही नहीं दी, इसलिए जमींदार द्वारा मरवा दिए। बैकुंठ की पत्नी और शरत की दादी अपने नवजात शिशु मोतीलाल को लेकर देवानंद गांव आकर अपने भाई के साथ रहने लगी। मोतीलाल एक संवेदनशील, मेधावी और भावुक कल्पनाशील व्यक्ति निकला। केदारनाथ गांगुली की पुत्री भुवन मोहिनी से शादी कर मोतीलाल इंटर तक पढ़ाई करने के पश्चात नौकरी करने लगे। अफसर के झगड़े के कारण नौकरी छूट गई। मोतीलाल साहित्यिक प्रवृत्ति के संवेदनशील, कल्पनाशील, भावुक प्राणी थे और कभी ढंग से नौकरी नहीं कर सके। मोतीलाल को 3 वर्ष तक घर जवाई बनकर अपमानजनक जीवन ही जीना पड़ा। शरत की माँ भुवन मोहिनी अत्यधिक सहनशील, कर्मठ और धैर्यवान महिला थी। वह पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। शरत की दादी की मृत्यु के पश्चात उधार मिलना बंद हो गया। पति मोतीलाल कमाते नहीं थे। भुवन मोहिनी पुनः अपने मायके की शरण लेने को विवश हो गई। शरतचंद्र दुर्गा चरण M.E. स्कूल की छात्रवृत्ति कक्षा में दाखिल करवाए गए। नाना स्कूल के मंत्री थे, इसलिए उसे छात्रवृत्ति कक्षा 5वीं में दाखिला दे दिया गया, जबकि उसकी योग्यता उसमें नहीं थी। सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव सतगुरु और प्रकांड पंडित जैसी पुस्तकें पढ़नी पड़ी। कक्षा में पिछड़ने के कारण प्राय दंड मिलता और अपमानित भी होना पड़ता। बालक सतचंद्र ने परिश्रम किया और कक्षा में योग्य बच्चों में उन्हें गिना जाने लगा। वह बहुत शरारती था। साहित्य से उसका पहला परिचय आंसुओं से हुआ और वह मानने लगा कि साहित्य का कार्य मनुष्य को दुख पहुंचाना है।
एक रात शरत, मणिचंद्र, छोटे मामा, देवी और नाना सो रहे थे कि अचानक कमरे में चमगादड़ का बच्चा आ गया। शरत और मणिचंद्र जाग गए और डंडा उठाकर चमगादड़ पर मारा, जो कि दीपक पर लगा और वह गिरकर बुझ गया और तेल बिखर गया। मणिचंद्र और शरत कमरे के बाहर भाग गए। कमरे में अंधेरा छा गया और नाना जी की नींद खुल गई। घर के नौकर मुसाई ने पूछने पर बताया कि शरत और मणि घर पर नहीं हैं। यह जरूर देवी का काम होगा। देवी को उसकी सज़ा मिली। शरत के बड़े मामा ठाकुरदास बच्चों की शिक्षा पर नज़र रखते थे और छोटा देवी प्राय फंस जाता और मार खाता था। अगले दिन मामा देवी को रिश्वत देकर मनाना पड़ता। शरत स्कूल में भी शरारत करता और भोला भाला बन जाता। अक्षय पंडित कुछ देर पढ़ाने के बाद कुछ देर तंबाकू पीने चले जाते। शरत कुछ लड़कों को कहकर दीवार घड़ी को 10-15 मिनट आगे कर देता। एक बार घड़ी कुछ ज़्यादा ही आगे कर दी गई। पंडित जी को शक हो गया। उसने एक दिन घड़ी पर समय को बदलते देख लिया। सारे बच्चे भाग गए, परंतु शरत चुपचाप बैठा पढ़ता रहा। पंडित जी के पूछने पर उसने इतना ही कहा कि वह तो पढ़ रहा था, उसे कुछ पता नहीं है। सच्चाई यह थी कि शरारत उसी की थी। वो कक्षा का नेता बन गया। बचपन में शरत के शौक भी विचित्र थे। उसे फूल लगाने का शौक था, परंतु उसे यह काम चोरी से करना पड़ता। नाना लोग बच्चों को कठोर अनुशासन में रखते थे और पढ़ने के अलावा अन्य कोई काम करना उचित नहीं मानते थे। वे बच्चों को सिखाते कि बच्चों को जोर से बोलकर पढ़ना चाहिए। नियम तोड़ने पर बच्चों को दंड दिया जाता था, परंतु शरत सबकी आंखों में धूल झोंकने में निपुण था। उसे पिता के कमरे से पुस्तक संसार कोश मिली, जिसमें बहुत सी जानकारी थी और शाम के काटने का मंत्र भी था। उसने लिखा कि एक बेल की जड़ को सांप के सामने झुलाने से वह मर जाता है। साथियों सहित शरत ने सांप का बच्चा खोज निकाला और उसे आगे झुलाई, परंतु वह मरा नहीं और फन फैलाकर खड़ा हो गया। बच्चे घबरा गए। मामा ने आकर सांप को अपनी लाठी से मार डाला। लगता है श्रीकांत व विलासी रचनाओं में शरत ने इस विद्या की पर्याप्त चर्चा की है। शरत एकांत प्रिय था और अकेले बैठकर सोचना उसे अच्छा लगता था। घोष परिवार के पिछवाड़े में बेल पत्तों से घिरे कमरे को उसने अपना तपोवन बनाया। उसके पास ही गंगा की धारा बहती थी। बहुत आग्रह करने पर वो अपने मामा सुरेंद्र को अपना तपोवन दिखाने को तैयार हुआ था। वह तपोवन में बैठकर प्रतिज्ञा करता, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। आसपास के शोर से मुक्त होकर चिंतन करने तपोवन में आता था। शरत ने गणित में 100% अंक प्राप्त किए थे। स्कूल में छोटा सा पुस्तकालय था, जहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम की रचनाएं इसने पढ़ी। एक बार की घटना ये भी है कि शरत अपने अध्यापक के साथ गंगा तट पर स्नान के लिए जा रहा था। उसे वहाँ पर छतरी के रोने का करुण स्वर सुनाई पड़ा। शरत ने बताया कि उस दुखियारी का अंधा पति मर गया है। वह चुपचाप रो रही है। उसका रोना सच्चा है। अघोरनाथ ने कोलकाता पहुंचकर अपने मित्र को यह घटना बताई। उसने कहा कि अवश्य ये बालक बड़ा होकर सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार बनेगा। छोटे नाना अघोरनाथ की पत्नी थी कुसुम कामिनी। जब उसकी खाना बनाने की बारी न होती तो उस दिन साहित्य गोष्ठी का प्रबंध करती। वे सभी को बंग दर्शन तथा अन्य रचनाएं पढ़कर सुनाती थी। सही अर्थों में शरत ने साहित्य का पहला पाठ यहीं प्राप्त किया। बचपन में ही टैगोर की पुस्तक आँख की किरकरी पर इतना आंदोलित हुआ कि जीवन भर उसे भूल ना सका। गुरुदेव टैगोर को शरत अपना साहित्यिक गुरु मानने लगे थे।
सत्य के पिता मोतीलाल घर जुआई थे, परंतु गांगुली परिवार के अनुशासन में उनका व्यवहार अनुचित लगता था। सत्य की रचना काशीनाथ कहीं न कहीं सत्य के पिता मोतीलाल के चरित्र को चरितार्थ करती है या उससे काफ़ी मेल खाती है। एक दिन अचानक केदारनाथ की पत्नी विंध्यवासिनी तांगा उल्टने से घायल हो गई। इलाज के लिए कोलकाता ले जाना जरूरी था। वह घर में आर्थिक तंगी थी, इसलिए केदारनाथ ने मोतीलाल से कहा कि अब उसे अपने घर चले जाना चाहिए, वो उनके परिवार का खर्च नहीं उठा सकता। इस प्रकार अपने माता पिता के साथ एक दिन अपने गांव देवानंदपुर सत्य लौट आया। बालक सत्यचंद्र 3 वर्ष तक अपने माता पिता के साथ अपने ननिहाल में रहने के पश्चात अब वापस जाने वाले थे। उनके पिता मोतीलाल यायावर प्रवृत्ति के थे। इस कारण आजीविका कमाने के लिए कोई काम धंधा नहीं कर पाते थे। हर बार अफसर से झगड़कर नौकरी छोड़ देते। इन्हें उपन्यास कहानी लिखने का बहुत शौक था, परंतु अपनी किसी भी रचना को पूरा नहीं कर पाते थे। उन्हें चित्रकला का भी शौक था। इनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। इस कारण सत्य भागलपुर छोड़कर अपने माता पिता के साथ एक दिन अपने गांव देवानंदपुर लौट आया। भागलपुर में चंद्र की मित्रता राजू से हुई, जो रामरतन मजूमदार का लड़का था। मजूमदार बाबू ने डिस्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग के पद से त्यागपत्र दिया था और भागलपुर आकर रहने लगे। राजू भी अपने परिवार में अनुशासन से तंग रहता था। मजूमदार परिवार का आधुनिकीकरण हो गया था, इसलिए पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने, मुसलमान वैरों के हाथ से कांच के गिलास में पानी पीते, मौजे पहनते, दाढ़ी रखते थे। ये सब रूढ़िवादी बंगाली परिवार में अपराध से कम नहीं था। इसलिए गांगुली परिवार मजूमदार परिवार का पड़ोसी होकर भी उसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहता था। इस परिवार का एक लड़का राजू सत्य की तरह शरारती था और सत्य पतंगबाजी में राजू को हराकर अपना सिक्का जमा चुका था। दोनों की मित्रता हो गई। गांगुली परिवार ने इसका विरोध भी किया। सत्य के दुस्साहसिक कार्यों में राजू उसका मार्गदर्शक था। 5 वर्ष की अवस्था में सत्यचंद्र प्यारी पंडित की पाठशाला में भर्ती करवा दिया गया। शरारती सत्य ने एक बार पंडित जी की चिलम में तंबाकू के स्थान पर ईंट के टुकड़े भर दिए। एक लड़के ने पंडित जी को बता दिया। सत्य उस लड़के को धक्का देकर भाग गया। सत्य पढ़ाई में अच्छा था और पंडित जी के बेटे काशीनाथ का मित्र व सहपाठी भी था, इसलिए उसकी शरारतों को अनदेखा कर देते थे। काशीनाथ की बहन पाठशाला में पढ़ती थी, जिसे लोग धीरू कहकर पुकारते थे। सत्य उसके साथ नदी की सैर करता, बागों से फल चुराता, पतंग उड़ाता और जंगल में घूमता। एक दिन पाठशाला के छात्र भोलू की देखरेख में सत्य पढ़ रहा था। प्यारी पंडित नींद में ऊँघ रहे थे। सत्य प्रश्न का उत्तर जानने के बहाने भोलू के पास गया और उसे धक्का देकर चूने की बोरी पर गिराकर भाग गया। पंडित जी के कहने पर सभी छात्र उसे पकड़ने भागे, लेकिन सत्य आम के झुरमुट में जा छुपा। धीरू उसके लिए खाना व मोड़ी लेकर गई। पानी नहीं लाने के कारण सत्य ने उसे पीट दिया। वास्तव में देवदास उपन्यास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की लक्ष्मी में धीरू का प्रभाव स्पष्ट है। सत्य कभी यात्रा मंडली में शामिल होकर निकल जाता तो कई दिनों के बाद वो घर लौटता और वापस लौटकर मार खाता और फिर पाठशाला में बोधोदय पढ़ने लगता। एक बार वह नाव में बैठकर कृष्णपुर गांव चला गया, जहां रघुनाथ बाबा की प्रसिद्ध अखाड़ा था। वहां पर वह बार बार जाने लगा। मोतीलाल की डेहरी ऑन सोन में एक नौकरी मिल गई। कुछ दिन सत्य वहीं रहा और स्कूल नहीं गया और वहाँ नहर के किनारे घूमता, हिरनियाँ बटोरता, गिरगिट पकड़ता और घाट पर जाकर बैठ जाता। देवानंदपुर में उसे दोबारा मछली पकड़ने का शौक़ पैदा हो गया। उसे पता चला कि बसंतपुर में मछली पकड़ने वाली छिप बनाने का बांस वहाँ मिलता है।
तो शरत वहाँ जाने की सोचने लगा। नैन बागदी उसकी माँ से 5 रुपये लेकर गाय खरीदने बसंतपुर जा रहा था। शरत भी जबरदस्ती नैन बागदी के साथ चल पड़ा। गाय लेकर रात को लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि जंगल में चोरों ने एक भिखारी को लूटकर मार डाला है। नैन बागदी ने चोरों को चुनौती देकर एक चोर को पकड़ लिया और शरत को उसे मारने के लिए कहा, मगर शरत ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर नैन बागदी से छुड़ा लिया। 3 वर्ष तक अपने नाना के परिवार में भागलपुर में रहने के पश्चात वे देवानंदपुर लौट आया। गांगुली परिवार को कट्टरता और कठोरता उसे कभी भी अच्छी नहीं लगी। वो शरारती अवश्य था परंतु बुद्धिमान भी था और एकांत में आत्मचिंतन भी करता था। वह हुगली ब्रांच स्कूल की 4वीं कक्षा में दाखिल हो गया। गरीबी के कारण फीस देना मुश्किल होता। शरत अब आवारागर्दी करने लग गया, लड़कों की टोली का सरदार बन गया और स्कूल जाना व पढ़ाई करना छोड़ दिया। बागों से फल चुराना, तालाबों से मछली चुराना उसकी आदत बन गई। वह गरीबों की सहायता करता। एक गरीब व्यक्ति के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उसने मछलियाँ चुराकर कलकत्ता से दवाई का प्रबंध किया। शरत अब रॉबिन हुड की भूमिका निभाने लगा था। 15 वर्ष की अवस्था में उसने लेखन कला में पारंगत हो चुका था। गोपाल दत्त का पुत्र अतुल चकित रह जाता। शरत ने प्रारंभ में मौलिक कहानी लिखना शुरू की थी। शरत ने गांव की विधवा ब्राह्मणी नीरू की दुर्दशा देखी। 32 वर्षीय नीरू पूरे गांव की सेवा करती। सब उसे दीदी कहकर पुकारते थे। गांव के स्टेशन का परदेसी मास्टर से कलंकित करके भाग गया। गांव वालों ने दीदी का बहिष्कार कर दिया। शरत उससे छुपकर मिलता और उसकी मदद करता। उसकी मृत्यु हो गई और गांव वालों ने उसका दाह संस्कार भी नहीं करने दिया। उसकी लाश जानवरों के खाने के लिए जंगल में छोड़ दी गई। शरत ने लिखा कि यदि नीरू को नरक मिलना है तो वो भी नरक में ही जाना चाहेगा। यहीं पर उन्होंने विलासी कहानी के नायक मृत्युंजय को देखा और उसके सांप के काटने का इलाज सीखा था। एक जहरीले सांप को पकड़ते हुए मृत्युंजय को सांप ने काट लिया और मारा गया और विलासी ने आत्महत्या कर ली। कहानी लिखने की प्रेरणा शरत को अपने पिता की पुस्तकालय से भी मिली। न केवल शरत ने वे पुस्तकें पढ़ी बल्कि पिता की ढेर सारी अधूरी कहानियों को पढ़कर उसे हमेशा यही लगता कि पिता में कहानी लिखने का सामर्थ्य तो था परंतु उन्हें अपनी कहानी अधूरी छोड़ देने के कारण यश नहीं मिला। शरत के उपन्यास चरित्रहीन की घटनाएं उसके अपने जीवन से जुड़ी विधवा नीरू के जीवन की घटना है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि देवानंदपुर और भागलपुर में शरत का बचपन घोर निर्धनता और कष्टों में बीता, जिससे विविध गहन अनुभव हुए, जिसका चित्रण शरत ने अपने साहित्य में भरपूर किया है। प्रिय विद्यार्थियों, तो इस प्रकार ये अध्याय आवारा मसीहा समाप्त है और मुझे आशा है कि आप इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे और सूत्रों की चर्चा भी इसी सारांश में कर दी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी या इस आवारा मसीहा का जो सारांश है पढ़ कर के अपने प्रश्न और उत्तरों को हल कर लेंगे। धन्यवाद।